नमस्कार दोस्तों। हम सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ रहे थे और उसमें हम केंद्रीय प्रशासन पे थे और केंद्रीय प्रशासन में हम मजलिस से खलवत के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने दीवान वजारत के बारे में पढ़ा, दीवान अर्ज के बारे में पढ़ा और दीवान इंशा के बारे में पढ़ा। अभी हम आज बात करेंगे दीवान रसालत के बारे में या रिसालत के बारे में और फिर हमारी मजलिस से खल आएंगे। ठीक है, तो चौथी जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी रसालत अथवा रिसालत। ये एक ऐसा विभाग है जिसके बारे में आज भी इतिहासकार सहमत नहीं है कि बेसिकली क्या कार्य करता था मुख्य रूप से। अभी तक इस पर कोई ऐसी आम सहमति नहीं है इतिहासकारों में, तो इसका मत विभिन्न जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है कि ये विभाग एग्जैक्टली किस कार्य था। कोई कहता है कि ये मूल्य नियंत्रण से संबंधित था, कोई कहता है ये न्याय से संबंधित था, अधिकांश कहते हैं कि ये धार्मिक संस्था थी, कुछ ये भी कहते हैं कि ये विदेश मंत्रालय था। तो मतलब इसके बारे में अभी एक स्पष्ट मत नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट मत के अभाव में हम किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, तो इसका अभी तक स्पष्ट हुआ नहीं है, लेकिन इतिहासकार क्या कुछ कहते हैं वो बातें हम यहाँ पे अभी समझेंगे और साथ साथ में लिखते जाएंगे। तो देखो, दीवाने रसालत कह दो या रिसालत कह दो, एक ही शब्द है, किताबों में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ ज़रूर आता है ये। तो बेसिकली तो ये माना जाता है कि एक धार्मिक संस्था थी और जितने भी उस समय के धर्म से जुड़े हुए उलेमा लोग थे या फिर जो भी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग थे, तो क्योंकि जो बेसिकली उस समय बुद्धिजीवी जो थे वो बेसिकली सारे उलेमा ही थे, क्योंकि बुद्धिजीवी उसी माना जाता था जो धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होता था। और धर्मशास्त्र का मतलब था आपके अपने धर्म का ज्ञाता, और अपना धर्म उस समय मतलब इस्लाम, और इस्लाम मतलब उलेमा। तो उलेमा कहो चाहे बुद्धिजीवी वर्ग कहो, वो बेसिकली एक ही बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आलिम ही उलेमा ही होते थे। तो इन लोगों को अनुदान देना, इनके लिए क्या कुछ करना, ये सब ये विभाग के द्वारा देखे जाते थे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की धार्मिक संस्था थी। एक इसका मत ये आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके संबंध में क्या क्या कुछ प्रचलित है। सबसे पहली बात ये थी कि ये पॉइंट तुम लिख लेते हैं कि यह एक धार्मिक विभाग था। यह जो कि विद्वानों या फिर उलेमा कह दो आप, वर्ग तथा, अब एक तो कहते हैं कि भाई एक तो ये विद्वान और उलेमाओं से जुड़ा हुआ वर्ग था। दूसरा ये भी माना जाता है कि यह जो है गरीबों की दयनीय स्थिति जो होती थी, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे, उन पर भी ध्यान रखता था। वैसे वो भी कार्य धर्म का ही होता है। धर्म में ही ये होता है कि भाई अगर आप पिछड़े हुए वर्ग का कुछ हेल्प करते हो तो वो धार्मिक कार्य मानकर, वो पुण्य कार्य मान के प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आप जो है वो कार्य करो। आज भी होता है ना, जैसे कोई गरीब की सेवा करता है, हम कहता था वो धर्म कर रहा है। तो गरीबी को सीधा धर्म से जोड़ा जाता है कि लोगों को धर्म का हवाला देके उनके उत्थान के कार्य करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उलेमा वर्ग तथा दीनहीन वर्ग हेतु कार्य करता था। ठीक है, दीनहीन वर्ग हेतु कार्य करता था। इस विभाग के कार्यों के संबंध में इतिहासकार सहमत नहीं है। एक मत
नहीं है। और जब इतिहासकार एक मत नहीं होते हैं तो फिर हमें सब याद रखने पड़ते हैं कि ये भी इसका कार्य था, ये भी इसका कार्य था। ठीक है, बड़ी दिक्कत होती है जब इतिहासकार सहमत नहीं होते हैं तो, क्योंकि एक मत नहीं होते हैं तो फिर कोई एक याद न करके दो चार याद करने पड़ते हैं। फिर परीक्षक भी हमारे साथ में बड़े अच्छे अच्छे गेम खेलता है, कभी कभार वो अलग ऑप्शन देते हैं, कई बार वो अलग ऑप्शन दे देते हैं। हाँ, लेकिन जो जो कुछ माने गए हैं उनमें से एक ऑप्शन ही देते हैं, वो बाकी सारे अन्य विकल्प होते हैं। तो फिर क्या हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि सारे कुछ याद रखना इतना आसान कार्य नहीं होता। ठीक है, अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेश मंत्री था। बताओ, कहाँ धर्म का मामला, कहाँ विदेश मंत्रालय का मामला बिल्कुल अलग बैठता है। लेकिन डॉक्टर कुरैशी और हबीबुल्ला ये दोनों इसको विदेश मंत्री बताते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, कुरैशी व हबीबुल्ला के अनुसार यह विदेश मंत्रालय था। अब देखो, ये इतना दिक्कत क्यों आई? दिक्कत आने के पीछे कारण है। कारण बेसिकली ये है कि ये जितने भी मंत्रालय वगैरह है, ये सारे के सारे जो मंत्रालय है ये मुस्लिम क्षेत्रों के हैं, मुस्लिम देशों के हैं, ईरान के, तुर्की के, उन देशों के हैं। तो उन देशों में इन मंत्रालयों के क्या काम थे और भारत में इनके क्या काम हैं, तो दोनों में फ़र्क आ गया। अब जैसे अगर इसकी रसालत की बात करें तो अगर आप उस दुनिया की बात करोगे, उस मध्य एशिया की, तो वहाँ पे ये एक प्रकार से धार्मिक संस्था थी। तो उस हिसाब से तो हमने लिख लिया कि धार्मिक विभाग था। ठीक है, भारत में इस विभाग के क्या क्या कार्य थे, तो हो सकता है धर्म के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी उनके पास में। ये भी संभव है कि हर सुल्तान के काल में इनके पास में एक्स्ट्रा कार्य रहे हो, क्योंकि हर काल में धर्म इतना एक्टिव भी नहीं रहता। जैसे मैं बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी हो या एमबीटी हो, ये ऐसे काल थे जहाँ धर्म को इतनी तवज्जो दी ही नहीं गई थी। तो वहाँ पे ये विभाग क्या काम के? तब क्या करते थे, इन विभागों को दूसरा काम में लगा लेते थे। इसी विभाग को अलाउद्दीन के काल में मूल्य नियंत्रण में लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये मूल्य नियंत्रण का कार्य करता था। बताओ, तो कहने का मतलब है कि इनके कार्य विभिन्न देश काल सुल्तानों के अनुसार बदलते गए। तो इतिहासकार उसके अनुसार कहते गए, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया इसको। लेकिन मध्य एशिया में ये बेसिकली धार्मिक विभाग था। अब भारत में सुल्तानों के अनुसार इन्होंने अपने कार्य जो है वो हर सुल्तान ने अलग अलग तरीके से बदले थे। अब अलाउद्दीन की बात करते हैं, तो इसने क्या किया, मूल्य नियंत्रण और लॉक नैतिकता का कार्य किया। मूल्य नियंत्रण व लोक नैतिकता। लोक नैतिकता का मतलब होता है कि लोग जो है वो नीति का पालन कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। नीति का मतलब यह है कि शरीयत के अनुसार वो जीवन यापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कहीं मद्यपान तो नहीं कर रहे हैं, उस टाइप से नैतिकता का कार्य करता था। ठीक है, इसके अलावा हाँ, धर्म चरित्र धर्म चरित्र आप इसको ऐसे कह सकते हो। अब ये सतीश चंद्र कहते हैं। सतीश चंद्र क्या लिखता है कि यह एक धार्मिक संस्था थी। ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है, गलत नहीं है, क्योंकि मध्य एशिया में ये वास्तव में धार्मिक संस्था ही थी। ठीक है, इसके अलावा अब फिरोज शाह तुगलक जब आया तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसका उपयोग कैसे किया था, जितनी भी जनता की शिकायतें आती थी, लोक शिकायतें जो आती थी, उन सारी शिकायतों को निपटाने के लिए इस विभाग को लगा दिया। तो ये लोक शिकायतों के निपटारा हेतु कार्य करने लगा फिरोज शाह तुगलक के काल में।
लोक शिकायतों का निवारण। किसके काल में? फिरोज शाह तुगलक के काल में। ठीक है। ये सब कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। ठीक है। अब हम कह रहे हैं ना कि ये सारे कार्य जो है वो इतिहासकार बताते हैं कि इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, विभिन्न सुल्तानों ने इस विभाग के दायित्व भिन्न भिन्न रखे, मगर मूलतः यह धर्म संस्था थी। ठीक है। तो ये एक बात थी यहाँ पे। तो हम इसको धार्मिक चरित्र की संस्था कहते हैं। और कई बार आरपीएससी ने विदेश मंत्रालय भी माना है। फिर हबीबुल्ला का या तो नाम दे देते हैं या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन पकड़ाते, या फिर धर्म संस्था ऑप्शन में नहीं आती तब विदेश मंत्रालय मान लिया जाता है। ये एक बड़ी समस्या है। ठीक है। इतिहास के साथ में कि कुछ भी जब एक मत नहीं होते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है कि हम क्या याद रखें इसमें, क्योंकि हम तो अब प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन करने में रहे। हर इतिहासकार ने अपने अपने तरीके से लिखा है। ठीक है ना। हबीब जैसे इतिहासकारों ने मूल्य नियंत्रण पर लिखा है, हबीबुल्लाह ने विदेश मंत्रालय बता दिया, सतीश चंद्रा ने धार्मिक चरित्र बता दिया। ऐसी स्थिति में एक स्टूडेंट अगर कल को धर्म करके आए और आरपीएससी विदेश मंत्रालय मान ले तब भी हमारे गड़बड़ी हो जाती है। कई बार हम आरपीएससी ने भी ऐसे झंडे गाड़ रखे हैं कि कई बार एक ही प्रश्न के उत्तर दो परीक्षाओं में अलग अलग मानते हैं, क्योंकि परीक्षक बदल जाते हैं। वो गलत को कई बार सही ठहरा देते हैं। फिर सारे के सारे परीक्षक, अध्यापक और लेखक सब के ऊपर प्रश्नवाचक लग जाता है और वो बिना किसी प्रूफ के डाल देते हैं, जबकि स्पष्ट है कि आरपीएससी यहाँ पे गलती कर रही है, फिर भी वो कर देते हैं। तब हमारे ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं कि सर आपने लिखवाया, अब हम क्या करें बताओ। आपत्ति को रिजेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा होता है तो डिलीट कर देते हैं। अब ये तो क्या है कि सुधार की आवश्यकता है आयोग के अंदर। कई बार बच्चे मुझे प्रश्न भेजते हैं, सर आयोग ने ये माना है। अब आयोग ने माना है तो अब उसका क्या कर सकते हैं, हम जो सही है वही बताएंगे। आयोग कुछ भी मान लेता है कई बार हर पेपर में आप देखना 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आयोग अपने स्तर पे पता नहीं कैसे ही मान लेता है, जिसके पीछे उनके पास भी कोई आधार नहीं होता। ठीक है। तो वो आयोग की काफ़ी कमियां हैं। आयोग भगवान नहीं है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आयोग ने माना है इसका मतलब उसको अंतिम सत्य ना माने। आयोग भी गलत है और आयोग अक्सर गलत होता है। हमसे तो ज़्यादा गलतियाँ आयोग करता है। हम तो फिर भी ह्यूमन नेचर इतना कुछ पढ़ाते हैं, हजारों फैक्ट एक ही क्लास में आते हैं, तो चलो हमारा तो कोई फैक्ट इधर उधर हो जाता है, हम उसको स्वीकार करके ठीक भी करवा देते हैं। आयोग तो स्वीकार भी नहीं करता और 5 साल में एक पेपर बनाता, उसमें भी गलतियां कर लेते हैं ये लोग। तो उसको थोड़ा सा हम भगवान नहीं मान सकते। ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब इस विभाग के द्वारा क्या क्या कार्य करने के जिक्र इतिहासकारों के मार्फत हमें प्राप्त होते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यह विभाग सामान्य रूप से निम्न कार्य करता था।
अब देखो, एक धार्मिक संस्था के रूप में हम कहते हैं कि अनुदान देने का काम सब इसका था। जितने भी अनुदान दिए जाते थे, अब देखो, चाहे वो कर मुक्त भूमि आपके इमलाक हो, चाहे वो आपके वजीफा हो, ठीक है, कर मुक्त भूमि जिसे हम इमलाक कहते हैं, व वजीफा देने का कार्य। अब ये वही बात हो गई जो सबसे पहले हमने लिखी कि यह धार्मिक संस्था थी जो आपके जितने भी विद्वान लोग थे उनको और गरीब लोग थे उनको, उनकी स्थिति का ख्याल रखती थी। तो वजीफे उन्हीं को दिए जाते थे और कर मुक्त भूमि भी विद्वानों को दी जाती थी। यहाँ पे उसका पहला कार्य हो जाता है। दूसरा क्या होता है? मुहताशिब की नियुक्ति करना। और मुहतासिब क्या काम करता था? यह लोक नैतिकता का ध्यान रखता था। ठीक है, तो लोक नैतिकता वाली बात भी यहाँ पे सिद्ध हो जाती है कि वाकई में ये वही कार्य करता था। अब लोक नैतिकता में क्या आता है? जैसे आपके द्युत कीड़ा है ना, जुआ जिसे आप कह सकते हो, ये कोई खेल तो नहीं रहा है, इसका ध्यान रखना। वेश्यावृत्ति तो नहीं हो रही है, चलो उसको ऐसे लिखते हैं, वेश्यावृत्ति, मदिरापान, मदिरापान, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या इस्लाम में वर्जित चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके माप तोल पर निगरानी रखना, कहीं माप तोल में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। माप तोल और मूल्य, वस्तुओं के मूल्य पर निगरानी रखना कि कहीं मंडी वगैरह में, बाजार व्यवस्था में, ये देखो यहाँ पे अलाउद्दीन वाला कार्य यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा आपके ये भी देखा जाता था कि नमाज और रोज़े टाइम पे हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ये सारा कार्य कौन करता था? मुहतासिब करता था। ये बेसिकली लोक आचरण था, नैतिक आचरण जैसे आप कह सकते हो, जो एक इस्लाम देश के अंदर नागरिकों को करना जरूरी होता है। ठीक है, उक्त लोक आचरण व नैतिकता का ध्यान रखना मुहताशिब की जिम्मेदारी थी। और ये व्यक्ति जो है, ये किसके अधीन माना जाता था? एक रसालत के। इसका अध्यक्ष कौन होता था? इस पर भी एक सहमति नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वकील दरी को ही इसका अतिरिक्त चार्ज देके अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये बात आखिर में हम और लिख लेते हैं। क्या? वकील दर, रसूल दर भी जिसे कहते हैं, रसूल दर। इसका प्रधान था। ठीक है, तो ये था आपके चौथा विभाग आपके किसका? इस पूरे सिस्टम का, या यूं कहिए कि आपकी मजलिस से खलवत का। ठीक है, अब अन्य कुछ और अधिकारी वर्ग जो है वो हम थोड़े से देख लेते हैं और उसके बाद में हम आते हैं आपके प्रांतीय प्रशासन पे। ठीक है, अन्य अधिकारी। अन्य अधिकारी, ठीक है, ये चार मेन तो आपको ढंग से याद करने हैं, क्योंकि इन चारों से कॉलेज लेक्चर के अंदर और नेट के अंदर बड़ा टेढ़ा सवाल पूछा जाता है। ठीक है,
हालांकि फर्स्ट ग्रेड में तो सरल आता है सल्तनत का, क्योंकि वो 12वीं तक के लेवल का दिया हुआ है और फिर भी ठीक आता है। लेकिन स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर आता है प्रोफेसर का, वो और नेट का जो पेपर है वो काफ़ी टफ प्रश्न देते, चूँकि इन तीनों का सिलेबस एक जैसा ही है। हालांकि 20-20, 30-30% अलग है, वो अलग बात, लेकिन जो टॉपिक सेम है वो सेम ही पढ़ने हैं, क्योंकि लेवल ऑलमोस्ट समान रहता है। हालांकि थोड़ा सा लेवल मध्यकाल का टफ रहता है, उसमें मध्यकाल में स्पेशली सल्तनत का लेवल टफ रहता है कॉलेज में और नेट में। मुगल का लेवल फर्स्ट ग्रेड में भी ज़बरदस्त रहता है। हालांकि आरपीएससी पेपर बनाते वक्त भूल जाती है कि किसका क्या लेवल रखना है, लेकिन नेट का हाँ ज़रूर कहेंगे। खैर नेट में तो हर टॉपिक का ही लेवल अलग ही रहता है। तो अब हम बात करते हैं अन्य अधिकारियों की, जिसमें थोड़ा सा काजी उल कुजात है या सदर ओस सुदूर है, अमीर दाद, ऐसे कुछ 2-3 अमीर हाजिब है, ऐसे 2-3 कुछ और अधिकारी है जो हम थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं, फिर हमारा केंद्रीय प्रशासन समाप्त हो जाएगा। तो मजलिस खलवत आप ऐसे कह सकते हो, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरह वो तो हो गए। अब कुछ अन्य शेष मंत्रालय जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब अन्य अधिकारियों में हम एक ले लेते हैं, सबसे पहले काजी उल कुजात का। काजी उल कुजात आपको ठीक से पता है, वैसे भी काजी मतलब आपके यूँ कह सकते हो कि जो कि होता था इसका क्या न्यायाधीश, ठीक है। तो न्यायाधीश होता था और पूरे के पूरे न्याय का कार्य कौन करता था? काजी उल कुजात करता था। तो एक तो हम ये देख लेते हैं काजी उल कुजात, ठीक है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, न्याय विभाग इसके पास में था। इसके अलावा हम देखें तो एक आता था आपके वकील दर। वकील दर जो ये अधिकारी हमने लिखा, ये अधिकारी, इसके पास में इस विभाग के साथ साथ में शाही सेवाओं के प्रबंधन की भी जिम्मेदारी रहती थी, ठीक है। तो वकील दर का मेन काम क्या था? इसका प्रधान तो था ही था, इसके साथ साथ में और भी कुछ ये काम करता था। वकील दर क्या क्या काम करता था देखिए। शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी इसकी थी, ठीक है। शाही महल व सुल्तान के व्यक्तिगत सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी, ठीक है। तो शाही महल के अंदर कोई भी सेवा का कार्य होता था, ये करता था। दूसरा, जितने भी शाही आदेश होते थे उनका क्रियान्वयन करना, शाही आदेशों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन जैसे आप कह सकते हैं, ये कार्य भी वकीले दर के सानिध्य से होता था। इसके अलावा देखें तो यह आपके शहजादों की शिक्षा, निजी कर्मचारी जितने भी थे शाही महल के अंदर, उन सभी की तनख्वाह की भी कार्य करता था। निजी शाही महल के कर्मचारी, महल के वेतन मान, ठीक है, और शहजादों की शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। ये सारे काम वकील दर करता था और कई बार यह आपके रसालत विभाग का
चार्ज भी इसके पास में रहता था, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया पीछे। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके अमीर हाजिब भी होता था, जैसे हम बारबक कहते हैं, अमीर हाजिब, बारबक एक कर्मचारी ये भी था। ये बहुत ही निकट होता था शासक के, और यह आपके विभिन्न प्रकार के समारोह जो होते थे, वे जितने भी उत्सव होते थे, वे उन सारों का आपके एक प्रकार से आयोजन करता था, और साथ साथ में दरबारी शिष्टाचार का भी पूरा ध्यान रखता था कि कौन दरबार में आया, कैसे लाइन में लगाना है, किस अमीर को आगे खड़ा करना है, पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, बैठना किस समय है, उठना किस समय है, जो राज दरबार के अपने शिष्टाचार थे उनका पूरा ध्यान ये रखता था। ठीक है, तो का आयोजन करवाना। ठीक है, और दरबारी शिष्टाचार का ध्यान रखना। दरबार के अपने शिष्टाचार होते थे, उन शिष्टाचारों का कोई भी ऐसे उल्लंघन नहीं कर सकता, नहीं तो फिर आपके उसको सजा जो है वो दी जाती थी। ठीक है, इसके अलावा आपके जितनी भी कोई अर्जियां आती थी, एप्लीकेशंस जनता से, वो एप्लीकेशंस वगैरह अमीर हाजिब के द्वारा सुल्तान तक पहुंचाई जाती थी। जनता की अर्जियां सुल्तान तक पहुंचाना। ठीक है, ये सब इसके कार्य थे। ये बेसिकली मूलतः ये क्या थे, सैनिक थे। मूलतः ये अशिक्षित सैनिक होते थे, उनको आता जाता कुछ नहीं था, वो सारे कार्य ये करते थे। ठीक है, ये हो गया 3। इसके बाद में आपके कुछ और भी कर्मचारी थे, जैसे ये और भी कर्मचारी थे, जैसे प्रमुख फरास होता था एक, जो शाही तंबुओं की व्यवस्था करता था। अल्हादार था, जो रोशनी का प्रबंध करता था। जैसे ही कोई कहीं भी युद्ध अभियान या सेना जाती थी तो उसके लिए आगे लाइटनिंग की व्यवस्था करने का कार्य अल्हादार कहता था। ठीक है, और खजानदार होता था, जो हिसाब किताब देखता था अभियानों में, बहलादार कहलाता था। लेखन सामग्री साथ में रखता था, जैसे दवातदार कहते। दवात आपको पता है स्याही का होता है, जिसमें स्याही भरी होती है, उसे दवात बोलते हैं। आज भी हम गाँव में दवात कहते हैं। छत्रदार होता था, जो छत्र वो है वो पकड़ कर रखता था। देखो नाम से सब कुछ क्लियर है सारे के सारे। ये बहीलदार कहलाता है, बही का पूरा ध्यान रखता था, खाता बही का। ठीक है, और मसल्लाह का मतलब होता है आपके लाइटनिंग, तो मसल्लादार जैसे बोल सकते हो। फर्रास तो आज भी हम तंबुओं को बोलते हैं, फर्रास बोलते हैं, शामियाना बोलते हैं, कई सारे नाम देते हैं। ठीक है, तो ये देखो नाम से आपको पता चल जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब इसमें देखो दवात आ गया, बही आ गया, ठीक है, मसल्ला आ गया, फरास हो गया, छत्र हो गया, है ना। इसके अलावा देखिए अमीर ए तुजुक ए शाही, देखो तो शाही तुजुक जितने भी थे यहाँ पे, मतलब ये हुआ कि जितने भी अधिकारों, चिन्ह और तमगों का निरीक्षण करना। ठीक है, तस्तदार, तस्त आपके यूँ कहिए कि स्नान की सेवाओं का प्रबंधन करना सैनिकों के लिए। युज़बान होते थे, जो शिकारी कुत्ते आगे रखते थे, उनके कारखानों का प्रबंधन करना। जर्राद खाना का होता था अस्त्र शस्त्रों का। और खासदार होता था, जो सुल्तान का बहुत खास होता था, पास में व्यक्तिगत सेवक के रूप में। अच्छा, इसके अलावा सहमुल हरम था, जिसमें हास्य सैनिकों की पंक्ति ठीक करते थे, सैनिकों को लाइन में लगाने का कार्य था। तो ये अपने अपने क्या बिल्कुल प्रोटोकॉल थे, और इन अधिकारियों के जरिए ये लोग जो है वो आपके
व्यवस्थाओं को बना के रखने में कार्य आसान हो जाता था। अब काम ऐसे बांट दिया जाता है ना, तो बहुत आसानी से हो जाता था। तो इस तरह से ये कार्य जो है इन्होंने बांट रखे थे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो आती नहीं थी। नहीं तो क्या, हर किसी की अपनी जिम्मेदारी सौंप रखी थी, छोटे छोटे कार्य की थी। मार्ग ढूंढने वाले अलग, कहीं अभियान में लाइट करने वाले अलग, टेंट बिछाने वाले अलग, ये सबसे आगे चलते थे, तंबू वंबू लगाते थे। और इनके साथ में आधे इनके साथ में रोशनी वाले जाते थे, पीछे सेना के साथ रोशनी वाले होते थे। तो सभी अपना अपना काम करते थे। तो इतने सारे बड़े अधिकारियों का एक बड़ा एक प्रकार से वर्ग उस समय था। अब मैं प्रांतों पे आऊँ उससे पहले कुछ और नाम भी मैं लिखना चाहूँगा। ये 3 लिख लिए थे ना मैंने, तो मैं यहीं लिख लेता हूँ मैं चौथा नंबर। चौथा नंबर। अब कुछ ऐसे और अधिकारी थे जो काफ़ी यूँ कहिए कि इम्पोर्टेंट थे। सरजानदार। अब ये जितने भी शाही अंगरक्षक थे, मतलब बॉडीगार्ड जो थे राजा के, सुल्तान के, उनका प्रधान होता था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये वैसे इल्तुतमिश ने इस पोस्ट को क्रिएट किया था। ठीक है, सर-ए-जानदार। उसके बाद में आता था आपके जमादार। जमादार होता था जो आपके सुल्तान के वस्त्रों का प्रबंधन करता था। ठीक है, ये सारे बाद में नाम इसके पीछे अभी लिख लेते हैं। सुल्तान के वस्त्रों का प्रबंधन करता था। प्रबंधन करना। ठीक है, इसके अलावा बरीद। बरीद तो आपको ठीक से पता ही है। वैसे बरीद क्या करता था, गुप्तचर का काम करते थे, संचार व्यवस्था का भी काम करते थे, सूचना लाना ले जाना। ठीक है, और डाक व्यवस्था का काम भी करते थे। हिंसा की भांति राज्य की सभी अंदर की खबरें जो होती थी, बाहर की खबरें तो हिंसा करता था, ये संवाददाता का काम भी करता था। तो बरीद के पास में काफ़ी कुछ कार्य थे, है ना, सूचना विभाग वगैरह सारे। और इसी के जरिए अमीरों पर नियंत्रण रखा जाता था, क्योंकि ये छोटी मोटी हर सूचना राजा को दे देते थे, जिससे क्या अमीर इनसे बहुत डरते थे। और अमीरों पर कंट्रोल रखने का एक बेहतरीन तरीका जो था वो इसका था। तो इसका थोड़ा देख लेना, डाक व्यवस्था का। ठीक है, संचार, संवाददाता। संवाददाता मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना, हमने पीछे भी संवाददाता लिखा है, इंसा में लिखा है। ठीक है, तो वो बाहरी चीज़ें रखता था, ये आंतरिक भागों की जानकारी देता था। मजलिस। सुल्तान के महल का प्रबंधन कौन करता था? मजलिस अधिकारी एक था जो क्या करता था, सुल्तान के महल का प्रबंधन। ठीक है, मजलिस से पता ही चल जाएगा आपको। आप इसके अलावा एक चाशनीगार भी होता था जो रसोई का पूरा प्रबंधन करता था। वैसे चाशनीगर आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि चाशनी उसे कहते हैं जब भी कोई रसोई का काम होता है। शक्कर को पिघला के जो चाशनी बनाई जाती है, मीठी जो होती है, तो रसोई का काम पूरा चाशनीगर के निर्देशन में होता था। शराबदार क्या करता था? शराबदार जो सुल्तान को
अब सुल्तान शराब पीता था, वैसे पब्लिकली लोग नहीं पी सकते थे, बाकी घर पे यूज़ कर सकते थे, ठीक है। हालांकि अलाउद्दीन ने इस पर भी प्रतिबंध लगाए थे। शराबदार बेसिकली क्या करता था, जो शाकी होती थी, शाकी मतलब जो शराब परोसने वाला या वाली, तो भी वाली होगा, अपना तो उसका कभी अनुभव रहा नहीं, तो मेरे हिसाब से शाकी का मतलब शराब परोसने वाली होती है, वेटर्स बोलते हैं आजकल। तो उसके द्वारा जब शराब परोसी जाती थी, तो जब सुल्तान के पास वो शराब आती थी तो उसको चेक करके भेजा जाता था, शुद्धता का चेक किया जाता था। चेक कुछ नहीं, पिया ही जाता था, उसे शराबदार बोलते थे, ठीक है, क्या ताकि शराब में कुछ जहर वहर तो नहीं मिला है इस टाइप से। शाकी द्वारा लाई गई शराब का परीक्षण करना, शुद्धता परीक्षण करना, ठीक है। क्या ठाठ थे इनके, देखो तो सही आप, क्या क्या पद थे इनके। काजी तो हो गया, और एक सद्र सुदूर और भी था, इसको हम यहीं पे भी लिख सकते हैं, नहीं इसको यहीं लिख लेते हैं। सद्र और सुदूर, धर्म विभाग का जो न्यायाधीश होता था वो सद्र उस सुदूर। अनुदान वगैरह ये सब देखता था, ठीक है। काजी हो गया, सद्र सुदूर हो गया। अमीर दादबक भी होता था एक, है ना, अमीर दादबक, जो कि दीवाने मजलिस जब बैठती थी तो सुल्तान की अनुपस्थिति में कई बार यह जो है वो अध्यक्ष होता था और निर्णय करता था, ठीक है। सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवाने मजलिस का अध्यक्ष होता था। ठीक है, दीवाने मजलिस क्या होती है, हाँ, बड़े अपराधों को की निपटारा करने वाली संस्था, ठीक है। तो ये कुछ और अधिकारी थे, ये बड़े बड़े अधिकारी, कुछ छोटे छोटे अधिकारी और भी थे, ये भी हमने ले लिए। तो ये था विद्यार्थियों हमारा केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन हमारा यहीं पे पूरा हो जाता है, और अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा प्रांतीय प्रशासन इनका कैसा था।